आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि भैया शॉर्ट सर्किट रेशियो क्या होता है, जो कि एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है और बहुत सारे लोगों को इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं पता होता, मीनिंग नहीं पता होता, देन फाइनली हमें ये नहीं पता होता कि कैसे इफेक्ट करता है मशीन को। तो आज सब सीखेंगे डिटेल में। तो आज इसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ सीखेंगे हम लोग कि भाई अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड एससीआर क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है एससीआर की। आखिर एससीआर अगर हमें पता चल गया, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो मशीन है, एक का एससीआर ज़्यादा एक का एससीआर कम है, तो कौन सी मशीन मार्केट से खरीदूंगा और पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव क्या है हाई एससीआर होने के, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और ये भी जानेंगे कि अगर एक सिलिंड्रिकल रोटर है तो उसका एससीआर किस रेंज में होना चाहिए, सेलिएंट का किस रेंज में होता है और सिंक्रोनस कंडेंसर का किस रेंज में होता है। ये सारी चीज़ चर्चा करेंगे आज इस लेक्चर में। मेरा नाम प्रांजल है और आज फुर्सत में डिस्कस करेंगे शॉर्ट सर्किट रेशियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट रेशियो क्या होता है, तो बेसिकली ये एक रेशियो होता है जिसमें ऊपर जो न्यूमरेटर आएगा वो होता है फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेटेड वोल्टेज इन ओपन सर्किट और डिवाइड बाई फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेटेड करंट ऑन शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, कर्व हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली रेशियो किस चीज़ का है, बहुत ध्यान से देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और बहुत बेस है, इसीलिए इसको बड़े ध्यान से नोट करना पेन कॉपी के साथ। तो यहाँ पे मैं डिटेल में बिल्कुल चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट रेशियो के। बेसिकली ये रेशियो है किस चीज़ का, फील्ड करंट का रेशियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है फील्ड करंट। ठीक है, फील्ड करंट कौन सा, न्यूमरेटर में आएगा वो फील्ड करंट जिससे हम लोग रेटेड वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे ओपन सर्किट कर्व के अंदर, ओसीसी के अंदर। ठीक है, और फील्ड और डिनोमिनेटर में आएगा वो फील्ड करंट जिससे हम लोग रेटेड करंट प्रोड्यूस करेंगे ऑन शॉर्ट सर्किट कर्व। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है? आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो जरा इसको और डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा पुराने लेक्चर में तो हमने चर्चा करी थी, दो कर्व होते हैं, एक होता है ओसीसी कर्व, ये मैंने बनाया था, और एक था हमारा एससी कर्व। ठीक है, ओसीसी मतलब ओपन सर्किट कर्व एंड एससीसी कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट कर्व। तो इसके अंदर क्या था, बेसिकली हमने दोनों कर्व में देखा था। ओपन सर्किट मतलब अगर हमने किसी अल्टरनेटर को विदाउट टर्मिनल को ओपन रख के चलाया तो वहाँ जो मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा उसे हमने ईजी मार्क कर लिया था और वो कर्व हमें ये मिल गया था। यहाँ पे ये जो कर्व देख रहे थे ये एक सैचुरेशन की प्रॉपर्टी को दिखा रहा था कि धीरे धीरे कर्व जो होगा वो सैचुरेट होता हुआ चला जाएगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन। ठीक है, लेकिन शॉर्ट सर्किट कर्व हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक कह सकते हैं अनसैचुरेटेड कर्व की तरह ट्रीट होता है, अनसैचुरेटेड कर्व। ये चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, एयर गैप लाइन के बारे में भी समझा था। ओके, नाउ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एससीआर की। तो एससीआर बेसिकली क्या है, एससीआर यहाँ पे कह रहा है फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू जनरेट रेटेड वोल्टेज इन ओपन सर्किट, तो यानी कि ये वाला फील्ड करंट आई एफ नॉट, और फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू जनरेट रेटेड करंट यानी कि आई ए आर इन शॉर्ट सर्किट, तो यानी कि ये आई एफ एस सी। तो यहाँ पे मैं जो एस सी आर है इसको थोड़ा सा और सिग्निफाई कर सकता हूँ। तो एस सी आर इक्वल टू कितना हुआ निकल के आया यहाँ से, फील्ड करंट आई एफ नॉट डिवाइड बाई आई एफ एस सी। आई होप समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो। नाउ अगर मान के चलते मेरे पास एक मशीन है जिसके अंदर आई एफ नॉट यहाँ पर है और आई एफ एस सी ये है कुछ इस तरीके से, वहीं पे दूसरी मशीन है बी जिसके अंदर क्या है आई एफ नॉट तो वहीं पर है जहां ए मशीन का था, लेकिन इसके अंदर जो आई एफ एस सी है वो यहाँ पर मौजूद है, यानी कि बिफोर है आई एफ नॉट के। ठीक है, तो इस केस की अगर हम बात करते हैं पहले वाले केस की, तो इसके अंदर आई एफ एस सी बड़ा है आई एफ नॉट से, और बी वाले केस में आई एफ एस सी छोटा है आई एफ नॉट से। ठीक है, क्लियर हो गया, ये चीज़ यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, लिख ली मैंने, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ पे रोल आता है एससीआर का। अब तुमसे मैं पूछता हूँ यार, ए मशीन और बी मशीन किसको खरीदोगे मार्केट से, या कौन सी मशीन अच्छी है? तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है कि हम इन दोनों में से कौन सी मशीन खरीदेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एससीआर। लास्ट लेक्चर में जब मैंने कंप्लीट करा था तो यहाँ पे मैंने आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ दिया था और ये कह दिया था यहाँ से जन्म होता है एससीआर का। तो अब यहाँ से हम लोग आगे इस लेक्चर को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे एससीआर क्या कह रहा है, एससीआर कहता है कि भाई आई एफ नॉट डिवाइड बाई आई एफ एस सी, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो अगर हम लोग लेफ्ट वाले केस को डिस्कस करें तो इस केस के अंदर जो एससीआर होगा वो लो होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है यहाँ पे आई एफ नॉट छोटा है आई एफ एस सी से, यानी कि यहाँ पे क्या है जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है और न्यूमरेटर है वो छोटा है। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऑब्वियस चीज़ है एससीआर की वैल्यू लो हो जाएगी, यानी कि ए वाली जो मशीन है उसका एससीआर लो होगा। वहीं पे अगर बी वाली मशीन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है क्योंकि आई एफ नॉट बड़ा है, तो यहाँ पे जो एससीआर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है निकल के कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन क्या छोड़ा था लास्ट लेक्चर में कि भाई अगर बुक्स में देखोगे तो बहुत जगह ऐसी मशीन मिल जाएंगी जिसमें आई एफ नॉट जो होगा वो पहले आ रहा होगा, बाद में आई एफ एस सी आ रहा होगा, और कुछ बुक्स होंगी जिसके अंदर आई एफ नॉट आगे आ रहा होगा आई एफ एस सी पहले आ रहा होगा, या कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे अगर आपने न्यूमेरिकल लगाए होंगे एससीआर में शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट अल्टरनेटर केस में। तो ये बहुत ही कॉमन सी पिक्चर है दोनों की दोनों।
तो यहाँ पे क्या ये दोनों गलत है, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों की दोनों सही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले केस में एससीआर कम है, दूसरे केस में एससीआर ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दोनों मशीनों में से हम कौन सी मशीन प्रेफर करेंगे। तो यहाँ से आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एससीआर, यानी कि एससीआर क्या होता है ये समझ में आ गया। हमने ये भी सीख लिया कि भाई एससीआर क्या सिग्निफाई कर रहा है और कैसे दोनों कर्व मशीन के, हमने ये डिफरेंस सीख लिया। अब बात आती है कि एससीआर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, यानी कि क्या हम लोग इन दोनों मशीन में से ये डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी सेलेक्ट करनी है हमें अपनी एप्लीकेशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एससीआर। तो जरा उसको देखते हैं। तो भैया सबसे पहला इसका जो इंपॉर्टेंस आता है वो है मशीन का सिलेक्शन। तो अगर मान के चलते हैं एससीआर की वैल्यू IF नॉट अपॉन IFSC, तो यहाँ पे दो कैटेगरी हो सकती है, या तो एससीआर कोई मशीन होगा जिसका एससीआर स्मॉल होगा या एससीआर लार्ज होगा। तो ये मैंने बना दिया डायग्राम जो हमने अभी पीछे देखे थे। तो अगर कोई ऐसी मशीन है जिसका एससीआर स्मॉल है, तो इसका क्या मतलब होगा, बहुत ध्यान से समझना। एससीआर स्मॉल का मतलब हो गया कि ये जो IFSC है इसकी वैल्यू ज्यादा है। अब IFSC अगर ज्यादा है तो इसका सिंपल सा मतलब हो रहा है कि फील्ड करंट जो जरूरत पड़ेगी रेटेड करंट को बनाने के लिए इन शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, वो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट हमें देनी पड़ रही है। अब देखो ऑब्वियस सी चीज है, अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन के अंदर आपको ज्यादा फील्ड करंट देना पड़ रहा है छोटे से रेटेड करंट को बनाने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, यानी कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो कर रहा है वो बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, लार्ज मैग्नेटाइजिंग करंट इसके अंदर हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो जनरेट रेटेड करंट, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया आर्मेचर रिएक्शन बहुत ज्यादा है। देखो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट कह लो या ये फील्ड करंट कह लो, लगभग एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो मतलब वो करंट जिसकी हमें जरूरत पड़ती है कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए, उसे हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। तो अगर किसी मशीन के अंदर IFSC ज्यादा है, ठीक है, इन द ऑन शॉर्ट सर्किट कंडीशन, यानी कि जब हमने उसको शॉर्ट सर्किट कर रखा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भैया आर्मेचर रिएक्शन बहुत तगड़ा हो रहा है, यानी कि डीमैग्नेटाइजेशन जो हो रहा है बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है इस मशीन के अंदर। समझ में आ रही बात, ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो भाई क्योंकि देखो जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी हम शॉर्ट करते हैं तो क्या होता है, एक्स आर्मेचर रिएक्शन एंड XL लीकेज, ये दोनों ही एक लौते मशीन के अंदर कंपोनेंट रह जाते हैं, रेजिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो इसीलिए शॉर्ट सर्किट कंडीशन में मशीन कैसे बिहेव करती है, मशीन बिहेव करती है प्योरली इंडक्टिव, ठीक है, काफी हद तक प्योरली इंडक्टिव बिहेव करती है। अब प्योरली इंडक्टिव करेगी तो हम जानते हैं कि अल्टरनेटर के अंदर जब भी इंडक्टिव लोड लगाओगे, प्योर इंडक्टर ZPF लोड, ZPF इंडक्टिव लोड, तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ये लास्ट लेक्चर हमने चर्चा करी थी। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि अगर कोई मशीन है जिसके अंदर फील्ड करंट बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है शॉर्ट सर्किट में केवल एक रेटेड छोटा सा रेटेड करंट बनाने के लिए, तो इसका मतलब उसके अंदर बहुत ही ज्यादा आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है। मैं इसीलिए आपको रिपीट कर रहा हूँ, बहुत लोग कहते हैं सर आप बार बार रिपीट करते हो, एकलौता पर्पज ये है ताकि ये बात तुम्हारे अंदर बिल्कुल एकदम से घुस जाए। देखो आप हो सकता है बहुत अच्छे IQ के हो और आपने एक ही बार में समझ लिया हो, पर यार मेरी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है और मैं खुद हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरी ये कोशिश रहती थी कि टीचर जो भी बता रहा है वो कम से कम एक दो बार और रिपीट कर दे, जिससे कि जो लोग छूट गए पहली लहर में, आप लोग का जो अच्छा IQ है वो लोग कवर हो गए ना। एक बार जब मैं और रिपीट करता हूँ थोड़ा सा और अलग पर्सपेक्टिव के साथ, तो जो बची हुई लहर में वो लोग भी कवर हो जाते हैं जिनका थोड़ा सा कम है, यानी कि जो या जिनको पहली बार में नहीं समझ में आया। तो ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर एक को लेके चलूँ अपने साथ, तो जस्ट इसलिए बुरा मत मानना अगर आपको लगता है मैं रिपीट करता हूँ तो स्किप कर दिया करो, मैं यही कह सकता हूँ। बाकी मेरी कोशिश ये रहती है कि सभी ऑडियंस यानी कि एक पुअर से पुअर बच्चा भी सीख सके इतना टफ कॉन्सेप्ट को ईजी वे में, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। सो ये एक चीज क्लियर हो गई यहाँ पे, यानी कि SCR देखो कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जरा सोच के देखो जो यहाँ पे हम SCR से निकाल सकते हैं। SCR कम है इसका मतलब IFSC ज्यादा, IFSC ज्यादा का मतलब कि जब हमने शॉर्ट सर्किट करा तो बहुत ही ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट देनी पड़ी एक छोटे से रेटेड करंट के लिए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है उसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन यानी कि बहुत ज्यादा है। अब किसी मशीन के अंदर अगर आर्मेचर रिएक्शन बहुत ज्यादा है तो इसका सीधा सा मतलब है वो मशीन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है लोड वेरिएशन को, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो बेसिकली आर्मेचर करंट के कारण होता है, यानी कि आर्मेचर के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसके इफेक्ट से होता है, दैट इज द आर्मेचर रिएक्शन। अगर डेफिनेशन की बात करें कि इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ओवर द फील्ड फ्लक्स इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन, तो अगर आर्मेचर रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है जरा सा करंट बढ़ाने पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मशीन बहुत ज्यादा लोड के प्रति सेंसिटिव है, यानी कि जरा सा अगर मैं आर्मेचर करंट अगर मैं 1% बढ़ाऊंगा तो आर्मेचर जो रिएक्शन का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट होगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा अगर लोड चेंज करेगा, यानी कि अगर 1% भी लोड में चेंज आएगा तो उसका जो रिजल्ट होगा आर्मेचर रिएक्शन के टर्म्स में वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से ये जो मशीन होगी A वाली, ठीक है, A कैटेगरी जो हमने पीछे देखी थी, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मशीन है यार, बहुत ही सेंसिटिव है, ये
लोड के प्रति, सही है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरी मशीन की जिसके अंदर IFSC बहुत पीछे था कंपेयर टू द IF नॉट, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि भाई इसके अंदर यानी कि बी मशीन के अंदर, यहाँ लिख देता हूं मैं बी मशीन के अंदर हमें जो रेटेड करंट IAR है इसको बनाने के लिए बहुत छोटा सा IFSC यानी बहुत छोटा सा फील्ड करंट देना पड़ रहा है। देखो ये IFSC क्या है, मतलब ये फील्ड करंट जो तुम दे रहे हो इन ऑर्डर टू ओवरकम लीकेज एंड आर्मेचर रिएक्शन, समझ में आ रहा है। तो ये जो बहुत छोटा सा तुम्हें फील्ड करंट या मैग्नेटाइजिंग करंट देना पड़ रहा है रेटेड करंट IAR को जनरेट करने के लिए, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों पॉसिबल हो पा रहा है। सेम शॉर्ट सर्किट, देखो भाई एक बात बताओ, अगर मशीन को मैं शॉर्ट सर्किट करूंगा तो दोनों ही केसेस में सेम है शॉर्ट सर्किट, तो दोनों ही केसेस में अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन सेम है तो अगर पहले मशीन में ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट की ज़रूरत पड़ रही है तो यानी उसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन ज़्यादा है, और इस केस में अगर यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट की ज़रूरत कम पड़ रही है तो इसका सीधा सा मतलब है स्मॉल आर्मेचर रिएक्शन, यानी कि इस मशीन के अंदर आर्मेचर रिएक्शन जिसकी वजह से डीमैग्नेटाइजेशन होता है वो कम है ना, ये कम है, इसका मतलब ये मशीन लेस सेंसिटिव है लोड वेरिएशन के लिए। यानी कि अगर तुम लोड चेंज करोगे ना तो अगर इसमें 1% लोड चेंज करोगे तो इसके अंदर तुम्हारा मशीन जो होगी उसका आर्मेचर रिएक्शन बहुत तेज ऊपर नीचे होगा और फील्ड करंट बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाएगी। लेकिन अगर इसके अंदर 1% का लोड चेंज करेंगे तो कुछ खास फील्ड करंट में अंतर नहीं आएगा। सो डेट इज द मेन कह सकते हो आइडिया और साइंस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर SCR, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। यानी कि अब मैं तुमसे पूछूं कौन सी मशीन चुनोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप हमेशा ये बी वाली मशीन चुनेंगी, वो मशीन हम लोग चुनेंगे जिसका SCR लार्ज है। ये बात दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा लेना। जैसा कि वोल्टेज रेगुलेशन एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग सोच के, वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा आपको देखो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो या कोई भी चीज बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे वोल्टेज रेगुलेशन है वो कम से कम होना चाहिए किसी भी मशीन का, 0 हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही अगर SCR की बात करें तो SCR किसी भी मशीन का ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही बात। ये यानी कि जितना ज्यादा SCR होगा उतनी अच्छी मशीन, क्लियर, और जितना कम SCR उतनी पुअर मशीन। तो अब कौन सी मशीन भैया सेलेक्ट करोगे, मार्केट से कौन सी खरीदोगे, तो बी वाली हम लोग मशीन खरीदेंगे। तो यहां से एक बात कह सकते हैं, पहली वाली मशीन जो होगी वो लेस स्टेबल होगी, इसलिए हम इसे इग्नोर करेंगे। लेस स्टेबल क्यों, यहां पे क्योंकि ये ज्यादा सेंसिटिव है, तो लोड अगर थोड़ा भी चेंज करोगे तो मशीन बहुत ज्यादा आगे पीछे हो जाएगा, इसका जो फील्ड करंट है बहुत ज्यादा आगे पीछे एक्साइटेशन की जरूरत पड़ेगी, तो ये काफी कम स्टेबल है। भाई देखो स्टेबिलिटी कैसे पता करते हो, स्टेबिलिटी हम ऐसे पता करते हैं कि लोड में जो चेंज हो, यानी कि चेंज इन लोड, लोड को अगर मैं चेंज करूं तो मशीन के ऑपरेशन में चेंज नहीं आना चाहिए, समझ में आ रही बात। ये लोड चेंज करने पे मशीन का ऑपरेशन जो हो रहा है, मशीन के अंदर जो वोल्टेज है वो कम, वो बिल्कुल स्टेबल रहना चाहिए। लेकिन इस केस में तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा क्योंकि फील्ड करंट चेंज हो रहा है, समझ में आ रही बात। ये तो इसीलिए ये मशीन लेस स्टेबल है और ये वाली मशीन जो है वो हाईली स्टेबल मशीन के अंडर आती है। तो अब पूरा डिस्कशन करने के बाद SCR के बेसिस पे अगर मशीन खरीदने जाओगे तो अल्टरनेटर जब भी खरीदो तो भैया केवल ये देख के अल्टरनेटर मत खरीद लेना, देखने पन्नी किस पे अच्छी चढ़ी है या देखने में शाइनिंग कौन मार रहा है। आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो SCR के बेसिस पे अल्टरनेटर खरीदना, तो वो अल्टरनेटर खरीदना जिसका SCR लार्ज हो। तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो दूसरा सिग्निफिकेंस होता है, यहाँ पे बड़े ध्यान समझो, अगर कोई अल्टरनेटर है जिसका SCR लो है तो वो जो अल्टरनेटर होगा उसके अंदर सिंक्रोनाइजिंग पावर भी कम होगी, ठीक है, सिंक्रोनाइजिंग पावर। ना सिंक्रोनाइजिंग पावर क्या होता है इसको जरा ब्रीफ में समझ लो, डिटेल में सेपरेट लेक्चर तैयार कर रहा हूं मैं, वहां पे हम लोग बात करेंगे। तो अगर ब्रीफ में बात करते हैं सिंक्रोनाइजिंग पावर की, सिंक्रोनाइजिंग पावर बेसिकली ये बताती है कि फॉर एग्जांपल अल्टरनेटर, अगर कई सारे अल्टरनेटर पैरेलल में चल रहे हैं, पैरेलल ऑपरेशन में, तो ऐसे केस के अंदर सिंक्रोनाइजिंग पावर वो पावर होती है जिसकी जरूरत पड़ेगी सिंक्रोनिज्म को मेंटेन रखने के लिए। फॉर एग्जांपल 3-4 लोग पैरेलल में 3-4 अल्टरनेटर चल रहे थे, अब लोड चेंज हुआ, यानी कि क्या हुआ, कुछ घरों की बत्तियां बंद हो गई या ऑन हो गई, तो लोड जो चेंज होगा तो हम ये चाहेंगे लोड चेंज में सारे अल्टरनेटर जो हैं वो लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें और आपस में वाइब्रेट करके एक साथ सिंक्रोनिज्म मेंटेन रखें। यानी कि सारे के सारे अल्टरनेटर जो हैं वो NS एंड NS पे चल सकें, उनके अंदर की जो मैग्नेटिक लॉकिंग है वो बनी रहे और सिंक्रोनिज्म में ये ऑपरेट करते रहें। तो वो पावर जो यूज होती है किसी भी अल्टरनेटर को सिंक्रोनिज्म में मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि भाई इसके अंदर कोई बंदा तो बैठा नहीं है कि भैया जो डिस्टर्बेंस आया उसको ये रिमूव करेगा, तो ये अल्टरनेटर की सेल्फ इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल प्रॉपर्टी, जिसकी मदद से क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला अल्टरनेटर थोड़ा ज्यादा वाइब्रेट कर गया तो ये सारे अल्टरनेटर मिलकर क्या करेंगे, इसको सिंक्रोनाइज करेंगे, समझ में आ रही बात। ये तो ये क्या होता है, ये सारे अल्टरनेटर एक दूसरे को
और खुद को सिंक्रोनाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और वो कहलाती है सिंक्रोनाइजिंग पावर। इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले थोड़े ही समय में, क्योंकि अब वापस से मैंने सिंक्रोन मशीन की सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत डिटेल टॉपिक डिस्कस होंगे, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये होती है सिंक्रोनाइजिंग पावर, ठीक है। अब अगर एससीआर कम है, तो ऐसे केस में ये देखा गया है कि जो सिंक्रोनाइजिंग पावर होती है वो काफी कम हो जाती है अगर एससीआर कम है। इसका मतलब ऐसी मशीन जिसके अंदर सिंक्रोनाइजिंग पावर कम होगी, यानी कि जिसका एससीआर लो होगा, वो मशीन कम स्टेबल होगी कंपेयर टू द अदर मशीन इन केस ऑफ ऑपरेटिंग व्हेन ऑपरेटिंग विद पैरेलल कनेक्शन। समझ में आ रही बात है। तो अगर अल्टरनेटर, यानी कि अगर कोई ऐसा अल्टरनेटर ले रहे हो जिसकी एससीआर कम है, तो उसकी सिंक्रोनाइजिंग कैपेबिलिटी भी कम होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल ये दोनों का एससीआर लार्ज था, तो ये तो खुद को सेल्फ हील कर लेंगे। जैसे इनका जख्म भरे, जैसे हम लोग का जख्म होता है वो खुद भर जाता है, तो उसे कहते हैं कि भाई सेल्फ हीलिंग। वैसे ही सिंक्रोनाइजिंग पावर जो होगी इन सब की बहुत ही सही होगी। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी सिंक्रोनाइजिंग पावर काफी कम होगी। तो बहुत चांसेस हैं कि जरा सा लोड डिस्टर्बेंस हुआ और ये अल्टरनेटर जो आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म चला जाएगा। आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म का मतलब मैग्नेटिक लॉकिंग टूट जाएगी, डेल्टा लोड एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो सकता है थोड़े से डिस्टर्बेंस में। तो ये जो होगा, ये जब 90 डिग्री हो जाएगा तो आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म चला जाएगा। समझ में आ रही बात है। तो दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ लो एससीआर। तो अगेन हम लोग कौन सी मशीन चुनेंगे? हाई एससीआर वाली। तीसरा इंपॉर्टेंट समझ लो, वोल्टेज रेगुलेशन। ना वोल्टेज रेगुलेशन की अगर जनरल डेफिनेशन पूछी जाए तो बेसिकली ये बताता है कि ये एबिलिटी को डिफाइन करता है किसी भी मशीन की, कि वो कितना अपना वोल्टेज को मेंटेन रख सकती है, कांस्टेंट बनाए रख सकती है इरेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन लोड। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट दे रहा है, तुमने कोई लोड नहीं लगाया था तब भी वो 220 दे रहा है, तुमने शॉर्ट सर्किट कर दिया मतलब मैक्सिमम लोड लगा दिया फॉर एग्जांपल, तब भी वो 220 के आसपास दे रहा है। तो ये मतलब वोल्टेज रेगुलेशन उसका मिनिमम है। तो ये कहलाती है वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि उस ट्रांसफार्मर की कैपेबिलिटी अपने वोल्टेज को होल्ड करने की इरेस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन लोड। ठीक है, ये होगी वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन। तो अगर हम अल्टरनेटर की बात करते हैं, तो अगर कोई ऐसा अल्टरनेटर है जिसका एससीआर लो है, तो एससीआर लो होने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन बहुत ज्यादा है। ये मैंने अभी पीछे सेटअप कर दिया आपके माइंड में, ये चीज हमने क्लियर कर ली थी पहले स्टेटमेंट में। तो अगर एससीआर कम है, आर्मेचर रिएक्शन ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मशीन जो होगी वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है लोड के लिए। यानी कि जरा सा लोड चेंज करोगे तो मशीन तो बहुत सेंसिटिव है। अब भैया अगर मशीन बहुत सेंसिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अगर तुम जरा सा लोड चेंज करोगे तो भाई मशीन तो बहुत सेंसिटिव है, आर्मेचर रिएक्शन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो फील्ड करंट बहुत तेजी से आगे पीछे हो जाएगी। तो ऐसे केस में जो वोल्टेज तुम्हें मिल रहा था वो भी बहुत तेजी से आगे पीछे होगा। तो भैया इसका क्या होगा? पुअर वोल्टेज रेगुलेशन होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही? तो इस लिहाज से भी एससीआर कम होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यानी अगर कोई ऐसी मशीन ले रहे हो जिसका एससीआर कम है तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन भी काफी पुअर होगा कंपेयर टू अ मशीन ऑफ हाई एससीआर। क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ में आ गया को? बहुत ही सिंपल है। नाउ तो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि भैया एससीआर जो है वो हाई होना चाहिए। अगर एससीआर हाई है तो तुम्हें मेरिट्स मिलेंगे बहुत सारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा, सिंक्रोनाइजिंग पावर ज़्यादा होगी, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट ज़्यादा होगी। भाई ऑब्वियस ही बात है, कोई मशीन अगर सेंसिटिव कम है तो ज़्यादा देर तक स्टेबल रह पाएगी। तो ये तो सारे हो गए पॉजिटिव कि एससीआर हाई क्यों होना चाहिए। लेकिन नेगेटिव्स क्या है कि नुकसान क्या है? तो नेगेटिव्स हैं साइज मशीन का बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी और वेट भी बढ़ जाएगा। ना ये तीनों के तीनों रीजन जो है ये एक साथ एक ही चीज से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली एससीआर जो है इसका बहुत डायरेक्ट रिलेशन है एक्सएस के साथ, सिंक्रोनस रिएक्टेंस के साथ, जिसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन एंड लीकेज आता है। ना ये और एससीआर ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं, इन सब की चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो वहां पे इनका कनेक्शन हम दोबारा बैठाएंगे। अभी तक के लिए इतना समझो, ठीक है ना? यहाँ पे लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी डेरिवेशन रह गया ना। अब हम बात कर लेते हैं टिपिकल वैल्यूज की। तो फिर अगर हमने देखा कि एससीआर की वैल्यू हाई से हाई होनी चाहिए, तो जनरली जो अल्टरनेटर हम लोग यूज करते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है एससीआर की? तो अगर हम बात करते हैं एक सिलिंड्रिकल रोटर एससीआर की, ठीक है, सिलिंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर की, तो इसकी जो टिपिकल वैल्यू होती है एससीआर की वो होती है 0.5 से 0.9 के बीच में। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? सिलिंड्रिकल रोटर। नाउ सेलिएंट पोल की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेलिएंट पोल जो रोटर होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो 1 से 1.5 होती है। देख रहे हो कितनी अच्छी है सेलिएंट पोल की। अच्छा एक चीज आपको और बता दूं मैं यहाँ पे कि सेलिएंट पोल जो होते हैं ये जब आगे सिंक्रोनाइजिंग पावर पढ़ेंगे तो देखेंगे सेलिएंट पोल की सबसे ज्यादा सिंक्रोनाइजिंग पावर होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तुम सेलिएंट पोल अल्टरनेटर पैरेलल ऑपरेशन में यूज कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पैरेलल ऑपरेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे और कोई भी डिस्टर्बेंस आएगा
तो वो बड़ी जल्दी अपने आप को सिंक्रोनाइज में मेंटेन कर लेंगे कंपेयर टू द सिलेंड्रिकल रोटर। ये बात ध्यान रखना, जब मैं सिंक्रोनाइजिंग पावर पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये चीजें डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अगर हम बात करते हैं एक और मशीन होती है जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर, ठीक है। तो सिंक्रोनस कंडेंसर की अगर हम बात कर लेते हैं तो सिंक्रोनस कंडेंसर आप जानते होंगे कि अगर हम क्या करें, मशीन ले लें सिंक्रोनस मशीन और उसको कोई लोड ना लगाएं और ओवर या अंडर एक्साइटेड कंडीशन में चलाएं, तो ऐसे केस में सिंक्रोनस कंडेंसर काम करता है। ये कैपेसिटर की तरह ही वर्क करता है और इंडक्टर की तरह भी वर्क कर सकता है, यानी कि सप्लाई कर सकता है रिएक्टिव पावर को और एब्जॉर्व कर सकता है। अगर इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर चाहिए कमेंट में डाल देना, सिंक्रोनस कंडेंसर डिटेल में बहुत कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो सिंक्रोनस कंडेंसर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 0.4। तो देख सकते हो क्योंकि सिंक्रोनस कंडेंसर की सबसे पुअर है, सबसे पुअर SCR है, यानी कि ये तो हमें केवल हम इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ कंपनसेटर, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। पर अगर हम बात करते हैं मशीन एज अ मशीन के तौर पे एज अ पैरेलल ऑपरेशन, तो भाई बिल्कुल नहीं यूज करेंगे क्योंकि SCR बहुत पुअर है। अब इतना पुअर क्यों है? एक सीधा सा रीजन है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही हैवी इंडक्टिव वाइंडिंग होती है। तो भाई अगर वाइंडिंग बहुत हैवी है, इंडक्टिव वाइंडिंग, तो आर्मेचर रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो इसीलिए इसका जो SCR जो है वो बहुत ही पुअर है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं डेरिवेशन की। भाई फॉर्मूले को जरा ड्राइव तो कर लो यार SCR को, ये तो हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दिया, इंटरेस्टिंग चीज़ें बता दी। अब थोड़ा सा मैथ्स की बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो SCR की अगर हम बात करते हैं तो उसको जरा डिराइव करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू मार्क कर देते हैं, जैसे OABCDE ये सब मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर SCR की बात कर लें, बहुत सिंपल डेरिवेशन है यार। देखो मेरा एक ही पूरी मेरा दिन रात की एक ही मेहनत है कि जो भी तुम्हें पढ़ाऊँ वो इतना सिंपल होना चाहिए कि लगे कि बस हाँ ऐसा ही, मतलब ये लगना चाहिए तुम्हें कि बस यूं ही होता चला जा रहा है, एक पानी के फ्लो की तरह बहता चला जा रहा है। डेट इज द माई होल पर्पस ऑफ टीचिंग, ठीक है, समझ में आ रही बात है। यानी कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि अरे यार ये कैसे हो गया, ठीक है। तो एक मूवी की तरह मेरा काम रहता है कि एक जैसे मूवी होती है ना, हर चीज़ कनेक्टेड, वैसे ही मैं एक लेक्चर बनाता हूँ। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखना, सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से समझेंगे। तो भाई यहाँ पे दे रखा IF0 अपॉन में IFSC, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। अब अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो IF0 को क्या लिख सकता हूँ, IF0 को मैं OA लिख सकता हूँ, ठीक है, और IFSC क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से OD लिख सकता हूँ, बहुत ही सही है ना। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाऊं, यानी कि अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है ना, ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल OAB ये वाला ट्राइंगल एंड ODE ये वाला ट्राइंगल, दोनों के दोनों सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो उनका ये बेस है, यानी कि OA डिवाइड बाई OD, दोनों के बेस का जो रेशियो होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इस OA और OD को रिप्लेस कर सकते हैं AB एंड DE से, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, SCR में OA और OD जगह क्या लिख सकता हूँ, AB और DE। AB क्या हो गया, AB हो गया ये वाला पोर्शन एंड DE हो गया ये वाला पोर्शन। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो यानी कि अभी हमने करा क्या, OA क्या था, OA एंड OD थे फील्ड करंट, ये थे फील्ड करंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड AB एंड DE ये क्या है, दीज आर आर्मेचर करंट, IA। समझ में आ रहा है, ये आर्मेचर करंट आ गए, समझ में आया। तो परपेंडिकुलर हमने शिफ्ट करके, हमने बेस को शिफ्ट करके परपेंडिकुलर पे जो हुए, तो हमने क्या करा, जो फील्ड करंट थे उससे शिफ्ट होके हम लोग क्या आ गए, हम लोग आ गए आर्मेचर करंट पे। क्लियर हो गया यहाँ पे, सही है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हो गया। नाउ DE को अगर ध्यान से देखो तो DE इज योर रेटेड आर्मेचर करंट IAR, दिस DE इज इक्वल टू द IAR, तो रेटेड आर्मेचर करंट कह दिया। अब अगर मैं पर यूनिट की बात करता हूं, पर यूनिट की, तो पर यूनिट में हम सब लोग जानते हैं, पर यूनिट में जो रेटेड वोल्टेज होता है, रेटेड वोल्टेज उसे हम लोग 1 लिख लेते हैं। ऐसी जो रेटेड करंट होती है उसको भी 1 पर यूनिट कह देते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो इसी तरीके से अगर पर यूनिट की बात करेंगे तो IAR कितना हो जाएगा, 1 पर यूनिट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो यहां से SCR क्या निकल के आ गया, AB डिवाइड बाई 1 यानी कि AB। तो यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, अगर पर यूनिट की बात करेंगे तो पर यूनिट की टर्म्स में SCR की वैल्यू निकल के आ गई AB फॉर एग्जाम्पल। अब देखो जब न्यूमेरिकल आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर न्यूमेरिकल देखते हो तुम, ठीक है, न्यूमेरिकल्स अगर आपको कभी भी बुक में दिखेंगे तो इस AB की एक सर्टेन वैल्यू दे रखी होगी। फॉर एग्जाम्पल ये दे रखी है I कुछ भी कर लो, I1 कर लो, तो ये I1 दे रखी होगी, ठीक है। तो SCR अगर पर यूनिट में निकालना हो, I1 दे रखा होगा तुम्हें 0.8 पर यूनिट, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर तुम्हें ये कर्व मिल जाए गेट के क्वेश्चन में या किसी अच्छे न्यूमेरिकल में, तो कंफ्यूज ही नहीं होना है। तुमसे पूछा जाए SCR कितना होगा, तो भैया आपका SCR डायरेक्टली निकल के आ जाएगा 0.8, खुशी मनाओ। समझ में आ रही बात ये। तो देखो अगर तुमने SCR का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कोई भी न्यूमेरिकल चुटकियों में कर लोगे ऐसे, ठीक है, समझ में आ रही बात है। बहुत ध्यान से समझना, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। आज तक रटते आए थे, मैंने भी रटे थे अपने समय में, कोई बड़ी चीज नहीं है।
लेकिन आज के बाद कुछ नहीं रटेंगे। समझ में आ रही बात है? तो एस सी आर इक्वल टू ए बी। ए बी मतलब यहाँ पे जो भी करंट की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, तो वहां से हम लोग ए बी निकाल लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? एक चीज और ध्यान समझ लेना, अगर मान के चलते हैं कि भाई कंफ्यूज हो जाओ कि ए बी क्या होता है, तो ए बी क्या होता है? ए बी मतलब यहाँ पे जिस फील्ड करंट पे, बहुत ध्यान से सुनना, जिस फील्ड करंट पे मुझे रेटेड वोल्टेज मिल रहा है, ओसीसी कर्व वाला जो फील्ड करंट है जिसपे मुझे रेटेड वोल्टेज मिल रहा है, उसी फील्ड करंट पे जब मैं एससी को कट करूंगा, शॉर्ट सर्किट कर्व को, तो वहां पे जो करंट मिलेगी, दिस वन इज योर ए बी, ये होगी आपकी ए बी। ठीक, पर यूनिट में ध्यान रखना, ये पर यूनिट में है भाई, गलती मत कर देना, क्योंकि पर यूनिट में ही हम इसको 1 कर सकते हैं। ठीक है, डी को 1 यानी कि आई आर को 1 कर दिया ना हमने, ये कब कर सकते हैं? पर यूनिट में। सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब यहां पे ये बात हो रही है, अब यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है। नाउ दिस एससीआर इज फॉर सैचुरेटेड आयरन कोर। ऑब्वियस सी बात है, देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अब आने वाले लेक्चर्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो मैं तुम्हें बता दूं, इन 3 कर्व यहाँ पे बने हुए हैं। तुम कहोगे 2 है, नहीं भाई 3 है। ध्यान से देखो, एक तो है एयरलाइन वाला, इसको भी इग्नोर नहीं करना। एयरलाइन वाला जो कर्व है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, अगर इसको कहेंगे, इसको मैं कहूंगा ओसीसी अनसैचुरेटेड कर्व। बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। दिस इज योर ओसीसी सैचुरेटेड कर्व एंड दिस इज योर एससीसी अनसैचुरेटेड कर्व। ठीक है, ये 3 कर्व हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, 2 नहीं है। तो जब भी हम, कभी भी अगर मैं इस कर्व का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, देखो ये कर्व तो यूज ही कर रहा हूं मैं, ये वाला कर्व तो यूज हो ही रहा है, न्यूमरेटर में ये वाला कर्व यूज हो रहा है, तो अगर मैं इस कर्व का इस्तेमाल करूंगा तो सैचुरेटेड कर्व कहलाएगा। तो जो भी पैरामीटर निकल के आएंगे इस कर्व का इस्तेमाल करके, दीज ऑल पैरामीटर्स आर नोन एज सैचुरेटेड पर्टिकुलर पैरामीटर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकालता हूं और इस कर्व का इस्तेमाल करूंगा तो वो कहलाएगा सिंक्रोनस रिएक्टेंस सैचुरेटेड। ठीक है, इसी तरीके से अब ये जो एससीआर निकाल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना है, एससीआर जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये कौन सा एससीआर निकाल रहे हैं? ये हम निकाल रहे हैं इस वाले कर्व के, यानी इस वाले पॉइंट का ए बी। ए बी किस पे है? ए बी इस सैचुरेटेड वाले कर्व से हमने ईजी वाला लिया हुआ है। तो क्योंकि हम इस सैचुरेटेड कर्व का इस्तेमाल कर रहे हैं एससीआर निकालने में, ठीक है, तो ऑब्वियस ही चीज है, ये जो एससीआर निकल के आएगा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सैचुरेटेड एससीआर, या एससीआर फॉर सैचुरेटेड आयरन कोर। क्लियर हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, दिस इज योर सैचुरेटेड एससीआर। ठीक है, यहां पे भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है कि व्हाट इज सैचुरेटेड एससीआर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्लियर? नाउ अब अगर मैं क्या करूं, यहां पे तो हमने सैचुरेटेड कर्व लिया था, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि अनसैचुरेटेड एससीआर निकाल के दिखाओ, अनसैचुरेटेड, तो ऐसे में कौन सा लोगे भैया? तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? एयर गैप लाइन वाले को ओसीसी कर्व ट्रीट करना पड़ेगा, यानी कि क्योंकि ये भी तो ओसीसी कर्व ही है, बस ये किसके लिए है? दिस इज फॉर आइडियल आयरन कोर। ठीक है, या फिर कह सकते हैं फॉर अनसैचुरेटेड आयरन कोर। ये मैंने बताया था पहले लेक्चर में, अनसैचुरेटेड आयरन कोर। ठीक है, देखो ये जो भी लेक्चर्स हैं बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल होने वाले हैं, इसलिए आपको पूरा 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा यार, बहुत मेहनत लग रही है। इसलिए आप क्या करें, इसको पूरे ध्यान से पढ़ें, पेज कॉपी पेन लेके बैठें, कहानी की तरह ना देखें, समझते चलें। सो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, ये भी एयर गैप लाइन वाला जो कर्व है, दिस इज ऑल्सो एंड ओसीसी कर्व बट फॉर आइडियल आयरन, और वी कैन से दैट अनसैचुरेटेड आयरन कोर। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज योर ओसीसी सैचुरेटेड एंड दिस इज योर ओसीसी अनसैचुरेटेड। समझ में आ रही है? सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, एंड दिस इज एससीसी अनसैचुरेटेड, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि सैचुरेट होता ही नहीं है। तो अब अगर मुझे अनसैचुरेटेड एससीआर निकालना है, न्यूमेरिकल आ गया, पेपर में आ गया, एमसीक्यू आ गया, अनसैचुरेटेड एससीआर सर बता दी क्या होता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे इस एयर गैप लाइन को कंसिडर करना पड़ेगा। ना अब ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया फील्ड करंट निकालेंगे, आई एफ डैश। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। समझ में आ रही बात? ही बहुत ध्यान से समझना, यानी कि हमें ईजी हम फिर से निकालेंगे, ईजी वाली लाइन को ऐसा ही रखेंगे, यानी कि हम निकालेंगे ईजी ही, लेकिन वो ईजी अब किस पे निकालेंगे? वो ओसीसी अनसैचुरेटेड कर्व पे निकालेंगे। तो ये वाला पॉइंट निकल के आ गया, ये वाला पॉइंट किस पे मिलेगा? आई एफ नॉट डैश पे मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ से 2 पॉइंट और मार्क कर लेते हैं, एफ एंड जी ना। अब देखो एससीआर अगर हम अनसैचुरेटेड निकाल रहे हैं, तो अनसैचुरेटेड यानी कि एससीआर अनसैचुरेटेड, तो वो क्या होगा? वो फील्ड करंट जिसपे हमें रेटेड वोल्टेज ईजी मिलेगा ऑन अनसैचुरेटेड ओसीसी।
तो वो कौन सा है भाई फील्ड करंट, ओ एफ डैश है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वो फील्ड करंट जिस पे हमें आई रेटेड मिलेगा ऑन एससीसी, तो वो तो आईएफएससी है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये फॉर्मूला, नया फॉर्मूला निकल के आ गया। समझ में आ रही है, एक एक चीज समझ में आ रही होंगी, बहुत ध्यान से देखना ना। यहाँ को अगर मैं इसको उसमें कन्वर्ट कर दूं इस इक्वेशन में, तो क्या निकल के आएगा भाई, वही सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा के, एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, ये दो सिमिलर, दीज टू आर सिमिलर ट्राइंगल, यानी कि ओ जी एफ एंड ओ ए बी, ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, इसका बेस डिवाइड बाई इसका बेस इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, जैसा हमने पीछे करा था। तो अगर पर यूनिट में लिखेंगे तो पर यूनिट में डीई की वैल्यू तो 1 ही है, तो यहाँ से एससीआर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, एफजी निकल के आ गई, बड़ा इंपॉर्टेंट। दिस इज इन पर यूनिट फॉर्म। नाउ ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया आपका अनसैचुरेटेड एससीआर। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो पीछे हमने सैचुरेटेड एससीआर निकाला, अनसैचुरेटेड एससीआर भी निकाल लिया। तो अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड एससीआर की, तो वो इक्वल होगा दिस वन, इस करंट के, और अगर अनसैचुरेटेड वाले एससीआर की बात करते हैं तो वो इस करंट के बराबर होगा। सो दैट इज द होल पॉइंट। तो यहाँ पे हम एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना कि भैया जो एफ की वैल्यू है वो 100% कम है। भाई ये देखो, इसकी जो हाइट है वो इस हाइट से बहुत कम है, ठीक है, ये वाली हाइट इस हाइट से बहुत कम है, यानी कि एफ की वैल्यू ए बी से बहुत कम है। अगर एफ की वैल्यू ए बी से बहुत कम है तो जो एस सी आर होगा अनसैचुरेटेड, यानी कि एफ जी पे बेस्ड, इसको क्या कर लो, एफ जी, इन दोनों को रिप्लेस कर दो एस सी आर से, क्योंकि एस सी आर अनसैचुरेटेड होता है एफ जी के बराबर और ए बी होता है सैचुरेटेड के बराबर। तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना, इसको अपने हाथ पे छाप लेना, टैटू बनवा लेना इसका, कि जो एस सी आर होगा अनसैचुरेटेड एस सी आर, वो मस्ट बी लेस देन होगा एस सी आर सैचुरेटेड से। समझ में आ रही बात है। तो जो सैचुरेटेड वाला एस सी आर हम निकालेंगे ये ज्यादा निकल के आएगा कंपेयर टू द अनसैचुरेटेड एस सी आर। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें 2 नंबर का गेट में इजिली। समझ में आ रही बात ये। तो अगर आपका कोई न्यूमेरिकल आता है तुम्हारे सामने जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं अनसैचुरेटेड एससीआर, मान लो उसने कहा है निकालने के लिए, तो भैया आप क्या करेंगे, यहाँ वाले पॉइंट पे जो करंट दे रखा होगा फॉर एग्जांपल 0.6 पर यूनिट, तो आप अनसैचुरेटेड, और एक ये करंट दे रखा होगा 0.8 पर यूनिट, बहुत ध्यान से देखो, और एक ये करंट दे रखा होगा 1 पर यूनिट, ठीक है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया सैचुरेटेड एससीआर बता दीजिए, तो सैचुरेटेड तो ओसीसी सैचुरेटेड कर्व ये है, इस वाली लाइन पे ये है, इस वाली लाइन पे हमें कितना मिल रहा है 0.8 पर यूनिट, तो सैचुरेटेड एससीआर की वैल्यू 0.8, आंसर निकल आया पर यूनिट फॉर्म में। वहीं पे अगर कोई तुमसे कहता है कि सर आप जरा निकाल दो अनसैचुरेटेड एससीआर, अनसैचुरेटेड एससीआर, तो अनसैचुरेटेड एससीआर के लिए अनसैचुरेटेड ओसीसी कर्व देखेंगे, यानी कि एयर गैप लाइन वाला ना, इसको हमने डाला और यहाँ पे देखा ये कर्व ये गया हुआ है 0.6, तो यहाँ पे एससीआर की वैल्यू अनसैचुरेटेड कितनी आ जाएगी 0.6, ये आंसर हो गया पर यूनिट में। सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया। तो आई होप एससीआर को आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा ना। और डिटेलिंग में एससीआर जो है वो आने वाले लेक्चर्स में कवर होगा, क्योंकि अगेन मैं एक हमेशा एक वेब सीरीज की तरह ही सारे लेक्चर बनाता हूँ। मेरा एक लेक्चर आप सिंगल देखोगे तो वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रखेगा, लेकिन मैं हमेशा सीरीज में बनाता हूँ, तो सीरीज देखनी होगी पूरी 4-5 लेक्चर की, तभी तुम्हें मजा आएगा और सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो जाते जाते मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको एक चीज़ बता जाता हूँ, अगले वाले लेक्चर का हिंट दे सकता हूँ मैं। आई होप आप आइडेंटिफाई कर पाओ तो कमेंट में बता देना अगला लेक्चर कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे एक सिंक्रोनस इम्पिडेंस या सिंक्रोनस रिएक्टेंस की लाइन बनाऊं, तो एक्चुअली सिंक्रोनस रिएक्टेंस की लाइन कुछ इस तरीके की निकल के आती है एक्सेस, ये बुक्स में आपने बहुत देखी होगी। तो आने वाले लेक्चर में इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्यों चेंज हो रहा है, और अगर हम लोग एक एयर गैप लाइन यानी कि अनसैचुरेटेड कर्व ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इन सब की चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जाते जाते 2 लेक्चर जो मैं सजेस्ट करूंगा इन सीरीज को अच्छे से समझने के लिए चाहिए होंगे। एक है लेफ्ट वाला, अगर आप वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में जानना चाहते हो अल्टरनेटर की, जो कि सब कुछ है, अभी हम लोग आने वाले सीरीज में उसी पे चर्चा करेंगे। और राइट वाला लेक्चर जो है वहां पे हम बात करेंगे नेगेटिव रेगुलेशन की, आखिर नेगेटिव रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है। और इन दोनों को देखने के बाद अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।